बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में, बल्कि रूस का हमला आप कह दें, यूक्रेन तो इस लड़ाई को शुरू नहीं करना चाहता था। इस लड़ाई का आज दूसरा दिन है और अब तक की इतलात के मुताबिक जो चंद घंटे पहले तक कंफर्म किया, जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ उससे चंद घंटे पहले, जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि 137 के करीब उनके फ़ौजी और शहरी जो हैं वो यूक्रेन के हलाक हो चुके हैं। रूस लगातार आगे बढ़ रहा है, 3 अतराफ से आगे बढ़ रहा है। उसका जो बड़ा हमला है, जो अब तक का सबसे शदीद हमला कहा जा रहा है, वो बेलारूस की जानिब से हुआ है और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की रूसी फ़ौजियों ने। वो ये चाह रहे थे कि यहाँ पे एक एटमी प्लांट है, बहुत बड़ा एटमी प्लांट है चेरनोबिल का। वो चाह रहे थे कि इसके ऊपर कब्ज़ा हो जाए, तो उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया और उसको कन्फर्म भी कर दिया रूस ने। पहले आपको मैं ये खबर के बारे में बता देता हूँ, ये एटमी प्लांट 80 की दहाई में इसके अंदर से तबाही भी हुई थी बहुत, और बहुत बड़े पैमाने पर एक एटमी रिएक्टर्स जो हैं उनके अंदर धमाके हो गए थे और बहुत बड़ी तबाही थी इंसानी तारीख की, और उसको आज भी याद रखा जाता है। और अब तक का जो एटॉमिक प्लांट्स हैं उनमें होने वाला ये सबसे खौफनाक हादसा था। तो यही वो पावर प्लांट है जो पावर सप्लाई करता है यूक्रेन को बहुत बड़े पैमाने पर, चेरनोबिल का। इस पे कंट्रोल हासिल करके चार्ज संभाल लिया है रूस ने। यूक्रेनी सदर के मुशीर ने बताया कि यह कहना मुश्किल है कि चेरनोबिल पावर प्लांट का इलाका महफूज है। उनका कहना था कि शदीद लड़ाई के बाद हमने चेरनोबिल के मकाम का इंतज़ाम खो दिया है, अब वो इंतज़ाम रशिया के पास है। इससे कबल यूक्रेनी सदर ने ट्वीट करते हुए कहा था कि रूसी अफवाज चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। पहले उनके सदर ने कहा यूक्रेन के, और बाद में उनके मुशीर ने बताया कि उसके ऊपर कब्जा हो गया है। ये बहुत तेज़ी से होने वाला कब्जा है, यानी कोई भी मुल्क जब अटैक करता है दूसरे मुल्क के ऊपर तो रिटेलिएट करता है दूसरा मुल्क, और बहुत मुश्किल होती है आगे बढ़ने में। मुझे अच्छी तरह याद है जब अज़रबैजान, आखिरी जंग तो वही हुई थी, अज़रबैजान जब आर्मीनिया से काराबाख का इलाका वापस ले रहा था तो इस कार्रवाई में हफ्ते लग गए थे उनको, और आगे बढ़ना बहुत दिक्कत वाला था, बहुत मुश्किल था। फौजें दोनों तरफ से जोर लगा रही थी। हालांकि वो इलाका जो है वो इलाका अज़रबैजानियों का था। उस इलाके में अक्सरियत उन लोगों की थी जिनकी हमदर्दियां अज़रबैजान के साथ थीं। आर्मीनिया ने वहाँ पे इन्वेजन की हुई थी, कब्ज़ा किया हुआ था। इसके बावजूद अज़रबैजान को बहुत टाइम लगा, लेकिन रूस की फ़ौज, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी एग्रेशन और उनकी प्लानिंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्होंने 3 तरफ से हमला किया है और बड़ा शदीद हमला है। यूक्रेन की फ़ौज संभल नहीं पा रही, और ना सिर्फ संभल नहीं पा रही बल्कि और भी बहुत सारे हालात जो हैं वो उनके लिए ख़राब हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ शिकवे भी किए हैं, ख़ास तौर पे उनके सदर ने क्या कहा और रूसी सदर ने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाख यूक्रेनी इस वक्त जो दारुल हुकूमत है, कैफ कहते हैं इसको, कैफ इसका नाम है, यहाँ से, बल्कि जो यूक्रेन के लोग हैं उन्होंने इसका नाम बाद में बदल दिया था। वो कहते हैं कि इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से प्रोनाउंस किया जाए, क्योंकि इसका जो कैफ पुराना नाम है वो रखा था रूसियों ने। तो ये एक्चुअली अभी भी दुनिया में कैफ के नाम से मशहूर है। तो ये दारुल हुकूमत है और ये बेलारूस के नज़दीक है, यानी जो यूक्रेन का ऊपर वाला हिस्सा है जो नक्शे में आप देखते हैं थोड़ा ऊंचा, जिसके करीब ही चेरनोबिल का एटमी प्लांट भी है, वो भी कब्जा हो गया। और अब फौजें बहुत तेज़ी से दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ रही हैं। यानी रशिया के अज़ाइम सिर्फ लुहानस्क और दनस्तक तक नहीं थे, उनके अज़ाइम सिर्फ दोनबास के इलाके तक नहीं थे, या क्रीमिया के पानी को और उन चीज़ों को महफूज बनाना उनका मकसद नहीं था, बल्कि वो यूक्रेन को इस हालत में पहुंचाना चाहते हैं कि नेटो यूक्रेन के अंदर कभी भी इफेक्टिव ना हो सके। रूसी सदर ने इस बारे में कुछ कहा भी था, लेकिन ये जो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसके ऊपर कब्जा हो गया है, दुनिया की बदतरीन न्यूक्लियर तबाहकारी यहीं पे हुई थी। इसके 4 कीमियाई रिएक्टर्स फट गए थे 1986 में। ये खबरें आप जाके देख सकते हैं, ये पूरी एक अलग स्टोरी है कि यहाँ पे क्या हुआ था। और उसमें कुछ लोग कहते हैं कि एक साजिश भी हुई थी और उसमें कुछ इन्वॉल्व थे बाहर से लोग, क्योंकि उस वक्त ये सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, यही वाला यूक्रेन। लेकिन बाद में 1991 में सोवियत यूनियन से ये अलग हो गया। अब मामला ये है कि 1 लाख यूक्रेनी बेघर हो गए हैं वहाँ पे दारुल हुकूमत में, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मेट्रो स्टेशन के अंदर जो ज़ेरे ज़मीन होता है उसके अंदर पनाह लेने पर मजबूर है, क्योंकि धमाके हो जाते हैं और वो जगह काफ़ी हद तक सेफ़ रहती है। उसके बहुत सारे दरवाजे होते हैं, आप कहीं से भी बाहर निकल सकते हैं, और उसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद रहती है और वो सेफ़ है। अगर धमाके हों या गोली चले तो लोग यहाँ पे महफूज रह सकते हैं। तो लोग वहाँ पे नीचे आ गए हैं।
उसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो दारुल हुकूमत को छोड़कर मूव कर रहे हैं और वो पोलैंड वाली साइड को लोग पूरे मुल्क से जा रहे हैं और पोलैंड ने वहाँ पे इंतजामात किए हैं, अगर रिफ्यूजीज़ आते हैं या मुहाजिरीन तो उनका ख्याल रखा जाएगा। तो ये है इस वक्त यूक्रेन की सूरत हाल। वहाँ पे कारोबारी ज़िंदगी बंद हो चुका है, बैंक ने जो बड़ी पेमेंट्स हैं वो सारी रोक दी हैं, एटीएम मशीन्स के बाहर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, तो हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। सायरन बजाए जा रहे हैं, बार बार फ़िज़ाई हमले की जो है वो वार्निंग जारी की जाती है यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन की फ़ौज ने मुज़ाहमत करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाई, उसके ऊपर कुछ लोगों ने तनकीद भी की है। मिसाल के तौर पर इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़े अच्छे फैक्ट्स सामने रखे। ये अशोक सवेन, वो ये कहते हैं कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस सोर्सेज सेज, मगरबी जो इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं उन्होंने ये क्लेम किया था, एज रिपोर्टेड बाय एएफपी। एएफपी बहुत बड़ी, आप जानते हैं कि एक एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, उसने रिपोर्ट किया था कि रशिया हैज़ अचीव्ड कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी ओवर यूक्रेन, के हवा के अंदर या फिजाई हमले के अंदर या एयरफोर्स की कैपेसिटी के तौर पे अगर देखा जाए तो रूस ने डोमिनेट कर लिया है मुकम्मल तौर पे यूक्रेन को। यूक्रेन बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाया। अब आप ये आ जाएं कि 2014 से लेकर अब तक वो इसी ट्वीट में बता रहे हैं कि अमेरिका ने 2.5 अरब अमरीकी डॉलर्स की जो है वो मिलिट्री एड दी है यूक्रेन को। अब अमेरिका ने किस किस्म की फौजी इमदाद दी है यूक्रेन को? जो 2.5 अरब डॉलर की इमदाद है यूक्रेन को दिफाई, और वो किस काम आ रही है कि फटाफटी रूस ने कब्जा कर लिया। या तो अमेरिका के हथियार ख़राब हैं या फिर ये पैसा भी करप्शन की नज़र हो गया कि अमेरिका जो है वो बहुत सारे मुल्कों को फौजी इमदाद के नाम के ऊपर कुछ थोड़े से पीनट्स दे देता है और बजट के अंदर बहुत सारे पैसे डाल देता है और उनके लोग जो है अरब खरबपति हो जाते हैं। तो ये भी एक दो नंबरी चलती है। लेकिन 2.5 अरब डॉलर का एक बड़ा मिलिट्री बजट जो खर्च किया गया अमेरिका की जानिब से, यानी यही तो काम अफगानिस्तान में हुआ था अमेरिका के साथ कि अमेरिका ने इतनी बड़ी फौज बनाई, इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया और वो फौज जो है वो धड़म से नीचे बैठ गई तालिबान के सामने। इसी तरह यूक्रेनी फौज के ऊपर भी अमेरिका ने बहुत पैसा खर्च किया, जदीद हथियार दिए, यूक्रेन ने खुद किया, वो सारा का सारा धड़म करके बैठ गया, वो एक दिन भी मुकाबला नहीं कर सके। ये है सूरत हाल। अब सिर्फ 2021 के अंदर 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का जो है वो एक अलग से मदद दिया गया यूक्रेन को। वो कहाँ है? तो ये इन हथियारों के साथ क्या हुआ, ये सवाल उठाया गया। तो क्या ये अफगान सिंड्रोम है, यानी जैसे अफगानिस्तान में हुआ था वैसे ही यहां पे हो गया है? ये उसी का एक्शन रिप्ले लगता है कि यूक्रेन के ऊपर इतना पैसा खर्च किया अमेरिका ने और कुछ नहीं हुआ। यूक्रेन का ये असेसमेंट था कि अमेरिकन हमारी मदद के लिए आएंगे और ज़रूर आएंगे और वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया। उसका मैं आपको सबूत ये देता हूं कि यूक्रेन के जो सदर हैं उन्होंने कहा कि आई हैव आस्क्ड 27 यूरोपियन लीडर्स वेदर यूक्रेन विल बी इन नेटो। मैंने 27 जो यूरोपीय, क्योंकि इतने ही मुल्क हैं वहाँ पे यूरोपीय यूनियन के, वो कहते जी मैंने उनसे बात की है, एवरीवन इज अफ्रेड, और सब डरे हुए हैं। यानी यूरोप की हालत ये है कि यूक्रेन का सदर कह रहा है कि मैंने 27 रहनुमाओं से बात की है यूरोप के और वो सारे के सारे डरे हुए हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहा। यानी उनसे सबसे रब्ता किया, सब डरे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। यूक्रेन प्रेसिडेंट सेज हिज कंट्री हैज बीन लेफ्ट अलोन टू फेंड ऑफ रशियाज मिलिट्री इंक्लूजन। वो कह रहे हैं मेरे मुल्क को अकेला छोड़ दिया गया है, और वाकई अकेला छोड़ दिया गया है। यहाँ पे एक कार्टून भी जारी किया गया है वेस्टर्न पेपर्स के अंदर, और पीछे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जो है वो यूक्रेन के सदर के पीछे हाथ रखा हुआ है और उसको रशिया की तरफ मुंह करके बोलने का कह रहे हैं, और वो उंगलियों के साथ धमकियां दे रहा है रशिया को। लेकिन जिस वक्त रशिया अपने हथियार लेकर आ जाता है तो उस वक्त वो हथियारों के सामने अकेला खड़ा है और पीछे से सिर्फ आवाज़ आती है जस्ट यू, कि अब आप अकेले हैं। यानी इन्होंने रशिया के सामने यूक्रेन को एक बकरा बना के खड़ा किया और उसको कहते रहे कि हम सारे आपके सामने हैं, आपके साथ हैं, हम मदद करेंगे, हम लड़ेंगे, लेकिन कोई भी लड़ने के लिए नहीं आया। अब जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो आप देखें कि हमला करने से पहले रूस के सदर ने क्या कहा था इन अ स्पीच बिफोर द अटैक बिगेन, कि बिल्कुल हमला शुरू होने से पहले जो उसने कहा, प्यूटन क्लेम्ड ही हैड बीन लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था बट टू इन्वेड यूक्रेन, या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो यूक्रेन के ऊपर हमला करे, बिकॉज द वार मशीन इज मूविंग एंड क्लोजिंग एंड कमिंग क्लोज टू आवर बॉर्डर्स।
रेफरिंग टू नेटो। उसने कहा क्योंकि जो जंग की मशीनें हैं वो हमारे करीब आती चली जा रही थी और हमारे पास यूक्रेन के ऊपर हमले के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। नेटो का हवाला देते हुए प्यूटन ने यह कहा। जबकि जो बात की है सदर ने यूक्रेन के, उन्होंने कहा कि इफ़ दे ट्राई टू टेक आवर कंट्री अवे फ्रॉम अस, कि अगर वो हमारा मुल्क हमसे छीनना चाहेंगे, आवर फ्रीडम, हमारी आज़ादी, आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियाँ, द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रंस, हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ, वी विल डिफेंड आवर सेल्फ, हम अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन उनके अंदाजे गलत हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि ये नाकाफ़ी है जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं रशिया के ऊपर, यानी ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदियाँ लगा दी, बरतानिया ने लगा दी, यूरोपीय यूनियन ने लगा दी, जर्मनी ने लगा दी, फ्रांस की तरफ से अभी तक मैंने नहीं पढ़ी, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने लगा दी, फिर अमेरिका ने और कनाडा ने पाबंदियाँ लगा दी। तो ये बहुत सारे मुल्क हैं। इवन अभी ताइवान कह रहा था कि वो भी पाबंदियाँ लगाएगा। लेकिन इस सारे माहौल में जब यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया है तो उधर चाइना अपने 9 जंगी तैयारे लेकर घुस गया है ताइवान के इलाके में, और ताइवान ने इसके ऊपर जो है वो अलर्ट जारी किया है कि चाइनीज़ लड़ाका तैयारे हमारी फ़िज़ाई हदूद के अंदर दाखिल हुए हैं और उन्होंने इन्वेजन की है। तो ये एक और सिचुएशन बनती जा रही है। क्या चीन इस लड़ाई की सिचुएशन से फ़ायदा उठाएगा? क्या रशिया अगर यूक्रेन के इलाकों को अपने लिए महफूज बनाने जा रहा है तो चीन ताइवान के इलाकों को अपने लिए महफूज बनाने की खातिर ताइवान के ऊपर हमला करने का सोचेगा या ये कदम उठाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त पूरे मगरिब के दिमाग में घूम रहा है। वो रशिया को लेकर परेशान है और अब वो अटैक करने के मूड में बिल्कुल नज़र नहीं आते। कोई भी मुल्क रूस से लड़ना नहीं चाहता। सब ममालिक रूस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पाबंदियां लगा रहे हैं। तो रूस की ताकत का आप अंदाजा कर लीजिए कि रशिया को सामने से आकर ना अमेरिका चैलेंज कर रहा है, ना यूरोप का कोई मुल्क चैलेंज कर रहा है, बल्कि मैक्रोन ने यह कहा, जो फ्रांस का सदर है, कि रशिया के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, उसके साथ बातचीत करनी चाहिए और बातचीत को जारी रखें, शायद कोई उसमें से रास्ता निकले। उधर रशिया ने भी यही कहा कि बातचीत तो होनी चाहिए और हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, हमें ये करना पड़ गया है। अब जंग की सूरत हाल ये है कि अगर दारुल हुकूमत के ऊपर कब्जा हो जाता है यूक्रेन के, तो रशिया के हाथ में बहुत सारा कुछ आ जाएगा। पहले ही क्रीमिया वो ले चुका है, 2 रियासतों को आज़ाद तस्लीम करके दोबास का इलाका तकरीबन उसके कब्जे में है। अब अगर वो चेर्नोबिल के एटमी पावर प्लांट पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लेता है तो उसके बाद फिर सब कुछ रशिया के पास है। फिर नेगोशिएशन होगी, रशिया दारुल हुकूमत को छोड़ेगा और जिन इलाकों को वो चाहता है उनको अलग कर देगा। तो इस तरीके से रशिया अपने आप को ज़्यादा महफूज भी कर सकता है और जो नेटो की वॉर मशीन्स हैं उनको अपने से दूर भी रख सकता है, जैसा कि उनके सदर ने कहा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया क्योंकि इमरान खान साहब तो मिले हैं रूसी सदर को, तो आपको पता है उनके पेट में बहुत दर्द हो रही होगी। उन्होंने फ़ोन किया, मजम्मत नहीं की रूस के हमले की और ना ही पाबंदियाँ लगाने का हिस्सा बने वो रूस के ख़िलाफ़, उन्होंने बनना भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए। तो ये एक कमज़ोर स्टेटमेंट है मोदी का, जो प्यूटन के साथ उसने बात करते हुए हम चाहते हैं जंगबंदी हो जाए। तो इंडिया जो है वो ना अमेरिका की साइड पे जा रहा है ना रशिया की साइड पे जा रहा है, तो वो बीच में सैंडविच बना हुआ है। और पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया है कि माजी में वो एक साइड का इंतखाब करता था, इस मरतबा वो साइड का इंतखाब ना करते हुए भी, यानी वेस्ट को नाराज़ ना करते हुए भी, इसके बावजूद वो एक नए ब्लॉक के अंदर एक मुमताज़ हैसियत बना चुका है, जहाँ पे चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, ईरान है। ईरान ने कोई मजम्मत नहीं की और बहुत खामोश रहा इस सारे मामले में और उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ईरान चुप है। हैरत अंगेज़ तौर पे मैंने इसराइल से भी अभी तक कोई खबर नहीं पड़ी कि वो कुछ रशिया के खिलाफ करने जा रहे हों। मामला ये है कि ये सारे लोग जो इस वक्त यूक्रेन की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक है। इंसान है, इंसानियत को नुकसान हो रहा है, लेकिन जब कभी इसराइल फ़लस्तीनियों पे हमला कर दे या कभी शाम के अंदर हमला हो, इराक के ऊपर हमला हो, लीबिया पे हो, अफ़गानिस्तान पे हो, अफ़गानिस्तान के अंदर मुसलमान आज भी इंसान ही मर रहे हैं ना, वहाँ पे भूख से, अफलास से, बहुत तबाही वहाँ पे फैली हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में कभी भी इनको तरस नहीं आता मगरबी कुव्वतों को, तो आज यूक्रेन के ऊपर बहुत तरस आ रहा है। एक्चुअली तरस नहीं आ रहा, बल्कि इनके मफादात हैं जो इनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब एक जो है वो खबर दी है, खबर क्या दी है, अहमद मीर साहब ने ट्वीट किया है, क्योंकि उनको ये लगा कि इमरान खान साहब तो हीरो बन जाएंगे, वो तो आ रहे हैं रशिया का दौरा करके और बड़ी उन्होंने दिलेरी के साथ दौरा किया है। अब कुछ लोग पहले तो ये कह रहे थे कि इस दौरे को नाकाम कह दे, लेकिन बाद में पता चला कि दौरे को नाकाम कह ही नहीं सकते। जो प्रोटोकॉल मिल गया इमरान खान को, इससे पहले तो किसी को मिला ही नहीं।
और जिस किस्म की मुलाकात उनकी हुई 3 घंटे की जंग के दौरान, ये तो किसी की हुई ही नहीं। तो अब वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा उल्टा पड़ गया। वो जो लोग कह रहे थे कि दौरा अधूरा छोड़ के वापस आ जाओ, उनको भी मुंह की खानी पड़ी। इमरान खान साहब ने दौरा भी मुकम्मल किया, कामयाबी से मुकम्मल किया, और पीठ भी नहीं दिखाई, और दिलेरी के साथ अपना मौक़िफ़ रख के वापस भी आ गए। अब अहमद मीर का ट्वीट आप देखें, ये ट्वीट के अंदर लिखते हैं जनाब के बायलैटरल, लफ्ज़ याद रखिएगा, बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब होता है दो तरफा, यानी दो मुल्कों के दरमियान तय पाने वाली मुलाकातें या चीज़ें, बायलैटरल। तो अहमद मीर साहब ने क्लेम किया बायलैटरल का वर्ड यूज़ करते हुए कि यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए कई बार प्यूटन से मुलाकात कर चुके हैं और इमरान खान अब उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो आगे लिखा कि वेरी गुड, यानी इमरान खान साहब गिलानी के और नवाज शरीफ के फुटप्रिंट्स को कॉपी कर रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं। उनके फुटप्रिंट्स को कॉपी करते तो उनकी तो पूरी की पूरी जमातें भी कह रही थी कि रशिया गए क्यों। वो इस सिचुएशन के अंदर तो एक लफ्ज़ बोलने की जरूरत नहीं करते, वो तो हमेशा अमेरिका के आगे लेटने वाले लोग हैं। सिचुएशन आपने देखी हुई है, जब उसामा बिन लादेन के ऊपर पाकिस्तान के अंदर अटैक हुआ तो यही गिलानी साहब अमेरिका को फ़ोन करके मुबारकबाद दे रहे थे। यही गिलानी साहब ये कह रहे थे जनाब आपका जब दिल करे आप ड्रोन हमला करें, हम मजम्मत कर दिया करेंगे, आप उसकी परवाह ना कीजिएगा। और यही नवाज शरीफ साहब हमेशा ये कहते रहे कि हमारा हाउस इन ऑर्डर, हमारा हाउस इन ऑर्डर। पहली मरतबा इमरान खान ने आगे कहा नहीं जनाब, हम हाउस इन ऑर्डर क्या करें, आप हमेशा डू मोर, नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट। ये नवाज शरीफ या गिलानी नहीं कर सकते थे। अब मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं। ये जो दो तस्वीरें लगाई ना अहमद मीर ने, जहां उन्होंने लिखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी की प्यूटन से मुलाकात हो रही है और दूसरी में दिखाया उन्होंने नवाज शरीफ की प्यूटन से मुलाकात हो रही है। तो अब आप जरा गौर से देखें, ये जो एक मुलाकात हुई है ना, ये मुलाकात हुई है शंघाई ताउन तंजीम का, जो एक बहुत सारे मुल्क इकट्ठे होते हैं ना, वहां पे साइड लाइन छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं चंद मिनट की, ऐसे ही सलाम दुआ। ये 7 नवंबर 2011 को जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मिले और जून 9 2017 को नवाज शरीफ साहब मिले, और ये दोनों लोग शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान मिले हैं। ये दो तरफा नहीं था, ये बायलैटरल नहीं था, ये मल्टीलैटरल जो है वो एक इवेंट था, उसके अंदर ये मिले थे। यानी इवेंट कुछ और था, स्पेशली पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं था। तो स्पेशली होना कुछ और होता है, बायलैटरल कुछ और होता है, और मल्टीलैटरल कुछ और होता है। बहरहाल अब ये इतनी बातें तो मैं नहीं समझा सकता, इतना पुराना जर्नलिज्म हो गया है मेरे ख्याल में। ये सिर्फ चीज़ों को ऐसे ट्विस्ट करना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। इमरान खान साहब एक कामयाब दौरा करके आए हैं, पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ है। मैं फिर कहूँगा कि हम जंग के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान जंग के ख़िलाफ़ है। यूक्रेन और रूस की जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ये जंग जल्द ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका और यूरोप जिस किस्म का जंग का माहौल मशरकी यूरोप पर मुसल्लत कर रहे थे नेटो फौजियों को और हथियारों को लाकर, रूस का ये कहना कुछ हद तक आपको दुरुस्त नज़र आना चाहिए, और दुरुस्त लगता भी है कि अगर आज हम ये ना करते तो कल हमारे खिलाफ कुछ हो जाता है। इसको कहते हैं प्रिएंटिव मेजर्स, कि वक्त से पहले भांप लेना खतरे को और उसका सद्देबाब करना। तो रूस के बकौल उन्होंने ये किया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।